नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मैं हर बार अपने दर्शकों से एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। तो आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल गौरवान्वित महसूस कर रहा है श्रीमान दीपक कौशिक जी, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक आर्टिस्ट के रूप में, एक कार्टूनिस्ट के रूप में अपनी अलग से पहचान बनाकर प्रदेश व देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। उनकी जो पेंटिंग की यात्रा है उसके बारे में उन्हीं की जुबानी जानेंगे। श्रीमान दीपक जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस तरह का चैनल पे नई नई चीज़ें देखते हैं। दीपक जी, जब आपके चेहरे की तरफ हमारी नज़र दौड़ती है, चेहरे की तरफ नज़र दौड़ने से ही एक आर्टिस्ट नज़र आ रहा है। वो आपकी वेशभूषा से, जिस प्रकार से आपका व्यक्तित्व है, ये कला की किस प्रकार आपके मन में रुचि जागी? कला के प्रति मेरा रुझान बचपन से ही था। जब कक्षा दूसरी में पढ़ता था उसी समय से मैं चित्रकारी करता रहा और मेरे परिवार का मेरे को भरपूर सहयोग मिला, पिताजी का मार्गदर्शन मिला। उन्होंने मुझे बचपन में भी कलर्स उपलब्ध कराए। आज तक मेरी वो सपोर्ट करते हैं कि भैया जो आपको इस फील्ड में करना है वो आप करते रहिए। मैंने कभी और किसी क्षेत्र में जाने की कभी कल्पना ही नहीं की और इसी क्षेत्र में रह के कैसे मैं काम कर सकता हूँ और कैसे नई चीज़ें सीख सकता हूँ, कला की अभिव्यक्ति समाज तक कैसे पहुँचा सकता हूँ और कला राष्ट्र को कैसे दिशा दे सकती है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी चित्रकारी करता रहता हूँ। जैसे आपने बताया कि बचपन में दूसरी क्लास से ही आप चित्रकारी कला की इस विधा में आप पारंगत होने का प्रयास करने लगे। इसके अलावा और कोई इच्छा भी नहीं है, सिर्फ कला का ही जीवन एक कलाकार के रूप में आप जिए। तो दर्शक जानना चाहते हैं आपकी इस कला की यात्रा को, जो दूसरी क्लास से शुरू हुई और अब तक की जो यात्रा है, उसके बारे में दर्शकों के साथ अपने अनुभव साझा कीजिए। जैसे कक्षा दूसरी में जब पढ़ता था तो पिताजी ज्योतिष आचार्य हैं, वो जन्म कुंडलियाँ बनाते थे तो कलर पेंसिल से कुछ आर्ट वर्क करते थे वो पुराने ज़माने में। तो वही पेंसिलें बच जाती थी और वही मेरे को पेपर और पेंसिल मिल जाती थी, तो उनसे चित्रकारी करता था। और पहले भित्ति चित्रकारी अपने तीज त्यौहार पर होती थी, जैसे कि होली अष्टमी है। होली अष्टमी के दिन कुछ कलर्स बचे हुए थे, गेरू कलर, उससे मैंने पहली बार दीवार पर चित्रकारी की थी। वो चित्र याद है अगर आप? हाँ, मेरे को चित्रकारी याद है, आज भी याद है। मैंने हनुमान जी का एक चित्र बनाया था जी। बाल्यावस्था में जिस भी तरह की वो कला रही होगी, मगर परिवार को अच्छा लगा कि हाँ ये चित्रकारी कर रहा है। मगर मेरे इस क्षेत्र में कभी मेरा परिवार बाधक नहीं बना। क्या बात? बहुत सारी जगह ये होते हैं कि हाँ बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, आर्ट वर्क कर रहे हैं, उनको ये कहते हैं बेटा पढ़ लो पढ़ लो। मगर उनको ये लगा, उन्होंने 10th में जाते जाते ये कह दिया था आपको जो करना है आप उसके लिए स्वतंत्र हों जी। उसके बाद कक्षा 3 में मेरे को पहली बार जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला। कक्षा 3 में ही आप जिला स्तर पे पोजीशन लेने? जी, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुझे आज भी ध्यान है, हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ था, तब मुझे पुरस्कार मिला जी। उसके बाद धीरे धीरे करके पुरस्कार का सिलसिला ऐसा जारी रहा कि कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं जी। सीखने की ललक कितनी थी कि कोई भी आज तक भी जी लगता है कि हाँ ये मुझे कुछ दे सकता है, चाहे मेरा स्टूडेंट हो या कोई सीनियर आर्टिस्ट हो जी। तो मेरी श्रद्धा यही रहती है कि उससे कुछ न कुछ ग्रहण किया जाए, क्योंकि आर्टिस्ट है जो कलाकार है उसकी यात्रा कभी उसकी यात्रा का अंत है ही नहीं जी। वो निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है कि आप अगर सीखना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हो जी जी। तो आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण आपको कुछ न कुछ सिखाता है। उसके बाद मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ में एडमिशन लिया, वहाँ से बैचलर डिग्री की, मास्टर डिग्री की, अभी पीएचडी कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ जी जी जी। और इसके बाद भी कला साधना में निरंतर जितना भी मेरे पास फ्री समय होता है जी, मैं काम करने की कोशिश करता हूँ कि हर दिन कुछ न कुछ आर्ट वर्क करता रहूँ जी जी जी। और इसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। लोगों को जैसे कि स्टूडेंट्स हैं कि हाँ कुछ सीख पाएँ मुझसे जी, या मैं उनसे कुछ सीख पाऊँ। इसमें बड़ा और छोटा कोई नहीं है, आपको एक छोटा बालक भी सिखा सकता है जी। सीखने की प्रक्रिया है वो, मैं उसमें निरंतर प्रयास करता हूँ कि सीखता रहूँ जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने शब्द यूज़ किया साधना, आप इस कला को भी साधना के रूप में देखते हैं?
देखिए कला जैसे कि अभी योग का क्षेत्र है, योग का क्षेत्र है, हम विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई। अभी साधना की बात आपने की, अभी जैसे कि कोई भी आर्टिस्ट है काम करता है तो आर्ट वर्क जब करता है कि उसके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं जी, उसका माइंड जाता ही नहीं। वो अपने आर्ट वर्क से, अपने कलर से, कैनवस से, सिर्फ इन 3-4 चीज़ों में बीच में बनता हुआ क्या मान 10 घंटे आर्ट वर्क करता रहे। जी, अभी जैसे कि कोई आप सीरियल देख रहे होते हो, जी, जी, आपको कोई चिल्ला के ये कह रहा है हारे पानी लेके आओ, तो आपका ध्यान नहीं जाता क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन उसमें होती है टोटल, जी, 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 मेंटली और फिजिकली उसमें रहते हो। तो साधना, यही साधना है। ऋषि मुनि क्या करते थे, यानी कि अगर ईश्वर का नाम लेते हैं तो वो ईश्वर और जो उसके साधक है, दो लोगों की कनेक्टिविटी रहती थी। इसी तरह से आर्टिस्ट हैं, चित्रकार है, संगीतकार हैं, मूर्तिकार है, नाट्यकार है, कवि हैं, ये सब तमाम जितने भी विधाओं को जानने वाले लोग हैं, कला साधक हैं और अपनी साधना और योग के माध्यम से ही ये कुछ नया कर पाते हैं, इनको प्रेरणा मिलती है। जी, जी। दीपक जी, जैसे हम जानना चाह रहे हैं आपके गुरु कौन रहे हैं, किन को आप गुरु मानते हैं, जिनकी वजह से आप आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। कि सीखने की प्रक्रिया मेरे अंदर हमेशा से रही है, यानी जींद के अंदर जो भी आर्टिस्ट मुझे लगता था कि हाँ ये मुझे कुछ दे सकता है, मैं उसके पास चला जाता था। जी, वो कहते थे भैया ये टाइम नहीं मिलेगा, इस टाइम आना, वो आना, यानी कि पहले वो परीक्षा भी लेते थे कि हाँ ये आएगा नहीं आएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे लोगों से मैंने सीखा। मगर जींद के अंदर एक कपिल शर्मा जी आर्टिस्ट हैं, जी, प्रारंभिक यानी कि बेसिक जो ऑयल पेंटिंग का जो मैंने काम सीखा उन्हीं के मार्गदर्शन में सीखा। उसके बाद कॉलेज ऑफ आर्ट जब गया जी, तो वहाँ पे अनेक प्रोफेसरों का मार्गदर्शन मिला। जी, जी, और जींद में रहते हुए वो कहते हैं ना कि एक सोचने की, विचार करने की, काम करने की एक सीमा थी। जी, जी, जब कॉलेज ऑफ आर्ट गया तो वो एक समुद्र है, जी, जी, तब आपके विचारों को भी एक लंबी उड़ान मिलती है, आप काम करने में स्वतंत्र होते हो, आपका कलर मेथड चेंज हो जाता है, आपका आर्ट वर्क का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो वहाँ से काफ़ी सारे लोगों का सानिध्य मुझे मिला। जी, और हमारे एक रविंद्र शर्मा जी हैं कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ में, जी, वो भी, उनसे भी सीखने को मिला। मनमद राव जी हैं, यानी काफ़ी सारे लोग थे जिनका आज भी, यानी कि मुझे कोई भी सिखा दे, जी, जी, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। जी। दीपक जी, जिस प्रकार से पत्रकारिता जगत में कार्टूनिस्ट का एक बहुत अहम योगदान रहा है, राजनीतिक क्षेत्र पे कटाक्ष करना है, किसी की कार्यप्रणाली पे कटाक्ष करना है, तो उस पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका कोई अनुभव रहा है एज ए कार्टूनिस्ट? हाँ, कार्टूनिस्ट, मैं खुद आज एक कार्टूनिस्ट हूँ। बहुत साल पहले जब मैं जॉब करता था तो मेरे एक जूनियर यानी कि स्टूडेंट कार्टूनिंग करता था। जी, जी, मेरा अगर देखा जाए तो प्रेरणा का स्रोत वही है। जी, जी, मैंने उसके कार्टून देख के खुद कार्टून बनाने शुरू किए जी, और फिर धीरे धीरे अभ्यास करते 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 मुझे लगा कि हाँ ये अब ठीक ठाक स्थिति में आ गए हैं। तो मैं जींद से दैनिक जगत क्रांति समाचार पत्र निकलता है, जी, 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 तो मैं उनके संपादक महोदय से मिला। मैंने उनसे निवेदन किया, भाई मेरा ये आर्ट वर्क है, कार्टून है, आप बताइए। जी, जी, तो उन्होंने कहा कि हम आपके कार्टून प्रकाशित करेंगे जी, और ये निःशुल्क सेवा रहेगी आपके लिए, इसको कोई मानदेय नहीं मिलेगा। तो एक कलाकार के लिए ये रहता है कि उनका आर्ट वर्क पब्लिक में जाए, जी, उससे बड़ा मेरे ख्याल से उसको संतोष और धन कोई नहीं मिल सकता। जी, फिर धीरे धीरे मैंने विभिन्न समाचार पत्रों में काम करना शुरू किया। मैंने हरी भूमि में काम किया, पंजाब केसरी में काम किया, जी, पंजाब से दैनिक अजीत समाचार निकलते थे। यानी कि मेरी इच्छा थी कि कार्टून बनाना शुरू किया और नेशनल पेपर में भी काम करूं, जी, तो मेरी इच्छा पूरी हुई। जी, जी, लॉकडाउन के समय बहुत सारे कार्टूनिंग पे काम किए, उस दौरान इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले 2-3। जी, जी, आज कई पत्रिकाओं में काम कर रहा हूँ जी, जी, और देखा जाए तो कार्टूनिंग के क्षेत्र ने मेरे को बहुत कुछ दिया। भाजपा आज जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जी, उसके लिए मैं 3-4 बुक लिख चुका हूँ, डिजाइन कर चुका हूँ और वो पुस्तकें उन्होंने अपनी चुनाव प्रचार सामग्री के रूप में इस्तेमाल की। पीछे लोकसभा में चौकस चौकीदार एक पुस्तक आई, वो उन्होंने प्रयोग की। यूपी बचाओ के नाम से एक आई, वो उन्होंने उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल की। यानी कि कई बार लोग मुझसे ये भी पूछ लेते हैं कि आप भाजपा के लिए काम करते हो, भाजपा के व्यक्ति हूँ। तो मेरा एक बड़ा स्पष्ट सा संदेश उनके लिए रहता है कि अगर ऐसे ही काम कोई दूसरी पार्टी करती है, सपोज कांग्रेस की विचारधारा अपने राष्ट्र के प्रति इतनी सजग और सशक्त हो जाए
कि वो राष्ट्र को चाहे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाए, जी, तो मैं कांग्रेस के लिए भी काम करने मुझे कोई परहेज नहीं क्या है। बात, बहुत क्योंकि एक कलाकार अपने देश के लिए जो चिंतन करता है, जी, उसका दर्शन देखता है कि आज हमारा देश कहाँ खड़ा है। जी, तो ये प्रत्येक कलाकार का ये धर्म है, जैसे आप पत्रकार हो, आपका भी ये धर्म है जी, कि अपने राष्ट्र के प्रति आप क्या कर सकते हो। जी, निश्चित मैं उसी कामना से करता हूँ। जी, जी, मगर कुल मिला के लोग मुझे आज भी ये कहते हैं कि आप भाजपा के व्यक्ति हो और संघ के संगठन के स्कूल में काम करते हो तो आपकी मजबूरी है। जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, जी, जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज काम कर रहे हैं वर्तमान में, उनकी सोच में कोई खोट मुझे तो नज़र जी, वर्तमान में नहीं आता। जी, जी, अगर कांग्रेस या अन्य कोई सत्ता आती है भविष्य में और वो ऐसे ही शुद्ध काम करती है, जी, तो मुझे उनके लिए काम करने में भी कोई परहेज नहीं होगा। क्या बात है। दर्शकों देखिए किस प्रकार से, कितनी साफ गोई से श्रीमान दीपक कौशिक जी ने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी के साथ आप सब लोगों के साथ साझा किया, और एक विपक्षी पार्टियों के लिए भी एक स्वागत का एक उन्होंने द्वार खोले हैं कि अगर वो देश हित में, राष्ट्र हित में निरंतर चिंतन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार श्रीमान दीपक कौशिक जी देश हित में, राष्ट्र हित में निरंतर कार्य करते रहेंगे। दीपक जी, जैसे आपने चर्चा के दौरान जिक्र किया कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार सम्मानित होने का सौभाग्य मिला है, तो ऐसे वो कौन कौन से पुरस्कार हैं वो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा कीजिए। देखिए, पुरस्कार की जो तालिका चली, कक्षा 3 से चली, फिर मैं कॉलेज ऑफ आर्ट गया, ललित कला एकेडमी अवार्ड मिला, जी, पंजाब ललित कला से मुझे अवार्ड मिला। जी, फिर लॉकडाउन के दौरान कलाकार घर में बैठ के और इस भयंकर स्थिति से कैसे लड़ रहे थे वो आपने भी देखा, हम सब ने देखा। जी, यानी ऐसी विकराल स्थिति थी कि सब लोग डरे हुए थे, मगर कलाकारों के अंदर एक ऐसा उत्साह था कि ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स करने शुरू किए। जी, तो कई इवेंट्स ऐसे हुए जिसमें कार्टूनिंग थी, आर्ट वर्क थे, वो ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने मंगवाए। जी, तब मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 2-3 प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जी, क्योंकि उस दौरान जब लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, मैं प्रत्येक दिन एक सकारात्मक कार्टून बनाकर फेसबुक के माध्यम से लोगों के लिए छोड़ देता था, क्या बात, बहुत सुंदर, ताकि वो इस डर के माहौल में कुछ आनंद, सुकून और हम सफल होंगे इस दृष्टिकोण की तरफ आगे बढ़े। जी, ये प्रयास हमारा लगभग मैंने 60 दिन तो लगभग किया ही किया। बहुत उम्दा, और इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात रही जी, कि जो कॉलेज ऑफ आर्ट के मेरे जूनियर्स थे, जी, वो उनके फ़ोन आते थे कि सर आप ये काम कर रहे हो, हम भी शुरू करें। तो अलग अलग प्रांतों में 4-5 प्रांतों मुझे खुद ध्यान है जी, जी, कि उन लोगों ने भी काम शुरू कर दिया, जी, वो भी फेसबुक के माध्यम से आर्ट वर्क, कार्टूनिंग करके इस तरह से एक सकारात्मक माहौल चारों तरफ फैला, माहौल बना दिया आपने बना दिया। पूरे देश भर और में। मैंने जो भी ये प्रतियोगिता में भाग लिया किसी पुरस्कार की दृष्टि से नहीं लिया, जी, जी, कि मेरे पास उस तरह के आर्ट वर्क तैयार थे। कोविड विषय था, भयंकर विषय चला हुआ था, जी, जी, वो मांगते थे कि कोविड पे होना चाहिए, हम भेज देते थे। जी, प्रभु की इच्छा होती थी जी, तो पुरस्कार मिल गए। क्या बात है, तो जिला स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का जो पुरस्कारों का सफ़र है, जी, जी, यही सफ़र रहा। और एक कलाकार के लिए सम्मान जो है, जी, पुरस्कार कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्या बात है, कि आपको कोई पुरस्कृत करता है जी, जी, और उससे ही आपको संतुष्टि मिले। आपकी कला हम्म, समाज को कहाँ दिशा पहुंचाती है, और जब वो दिशा पहुंचा देती है उसका फल आपको नज़र आता है, जी। वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। पुरस्कार वो एक विषय है जब आपकी बनाई हुई किसी कलाकृति से समाज व देश को एक नई दिशा और दशा मिल जाए, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक पुरस्कार होता है। और दीपक जी, जिस प्रकार से आपकी ये बहुत अच्छी एक यात्रा कलाकार के तौर पर रही है, इस विधा में आप किस किस विधा में आप काम करते हैं? इस विधा में मूर्तिकला के क्षेत्र में काम करते हैं जी, चित्रकला मेरा मुख्य विषय है, कार्टूनिंग कर रहा हूँ आज। जी, जी, और भी जो कुछ नया कहीं ना कहीं कला कार्यशालाओं में जाना होता है, वहाँ सीखने को मिलता था। यानी मेरा तो कुल मिला के ये मानना कि मुझे इतना कुछ नहीं आता, जी, सीखने का एक प्रोसेस है कलाकार के लिए। और वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन में प्रत्येक क्षण सिखाता है कुछ ना कुछ। जी, कई बार हमारी सीखने की इच्छा नहीं होती, वो विषय अलग है, जी, जी, मगर हमें एक चलता हुआ व्यक्ति भी सिखा सकता है। और एक अब महात्मा बुद्ध की अगर बात की जाए जी, दीपक जी, तो उनको दिशा कहाँ से मिली और वो बुद्ध कैसे बने, जी,
यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपको कोई कभी भी कैसे भी सिखा सकता है, जी। बशर्ते आपके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जी जी। कोई ऐसा पल दीपक जी जो आपको हमेशा याद रहता है इस कलाकारी के क्षेत्र में, जो इतने लंबी आपकी यात्रा है, जो पल था मेरे जीवन का अब तक का उत्कृष्ट पल रहा है चित्रकारिता के क्षेत्र में? ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स आए, यानी कि टाइम पीरियड में अलग अलग समय के अंदर की दुर्लभ क्षण रहे कि हाँ भाई ये हो जाता तो ये हो जाता। जी जी। तो एक बड़े मज़ेदार सा किस्सा है, यानी कि मैं जब 8th क्लास में था, जी। जब डिक्शनरी मुझे एक बारी पुरस्कार के रूप में मिली थी। जी। उस डिक्शनरी के ऊपर हरियाणा राज्य भवन की स्टैंप और महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर पहले पन्ने पर किए हुए थे। याद है आपको उन महामहिम जी कौन थे उसमें? अगर याद महामहिम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि वो कौन थे। जी जी जी। और ये है ना कि जब ये पोस्टर कलर हो गए और कलर हो गए, यानी कि पेरेंट्स की तरफ से ठीक है सपोर्ट था, मगर ये नहीं था कि भाई आप 30 रुपए के कलर ले आओ जाके, जी जी या 60 रुपए के, 70 रुपए के, 100 रुपए के ये कलर ले आओ। तो मुझे उत्सुकता रहती थी, कलर ख़त्म हो गए, चलो भैया अब कलर लेके आने हैं। तो यहाँ पर 2 बड़े बुक सेलर होते थे, वो एक इधर पंजाबी बाज़ार के अंदर होते थे बुक सेलर एक बड़े, मैं उनके पास चला गया जी। और मैंने उनको कहा कि ये मेरे को डिक्शनरी बेचनी है। ओए होए, क्या बता, जबकि वो महामहिम राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत की हुई डिक्शनरी थी। तो वो बोले बेटा हम लेते नहीं, वो तो दूसरे बुक सेलर हैं वो लेते हैं। मैं अंकल जी आप ही ले लो, आप बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्या बात है। तो उन्होंने जैसे ही पेज खोला, वो स्टैंप देखी, वो सिग्नेचर देखा, उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ से मिली? हाँ। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मेरे को राज्य पुरस्कार मिला था, हाँ। और उसके अंदर ये मेरा पुरस्कार है। जी। बोले ठीक है, इसके पैसे तो मिल जाएंगे आपको, करोगे क्या? हाँ, तो मैंने कहा मेरे को पोस्टर कलर की डब्बी खरीदनी है क्या बात है, और मेरे को इसलिए ये बेचनी है। क्या बात है, क्या बात। तो बोले ठीक है। उन्होंने अपने काउंटर पे एक तरफ वो डिक्शनरी रखी, अंदर से पोस्टर कलर मंगाए, मेरे को दोनों चीज़ें दे दी कि डिक्शनरी भी ले जाओ क्या बात, और पोस्टर कलर भी ले जाओ। क्या बात है, बहुत उम्दा। यानी कि ये तो बचपन का है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जीवन में आती रहती हैं जी, 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 जी। जो मज़ेदार होती हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो पीछे एक बार जब मैं कॉलेज ऑफ आर्ट पढ़ता था, जी जी तो नेशनल फूड फेस्टिवल हुआ था। जी तो उसका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, लगभग 8000 स्क्वायर फुट लंबी पेंटिंग्स का। जी जी जी। तो उन्होंने टेंडर सबको ओपन कर लिया, यानी उस बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड था, कोई करने के लिए तैयार नहीं था। जी जी जी। तब वो काम हमने अपने हाथों में लिया था। जी जी जी। तो उस टाइम में वो हमने लगभग 45 घंटों में वो इतना बड़ा आर्ट वर्क, हम 6-7 लोग थे, तो वो किया था। जी। यानी कि कला आपको ना बड़ा कुछ सिखाती है। हम आगे वो होम सेक्रेटरी रात को विजिट करने के लिए आ गए। जी जी जी। अनिल कुमार जी वो रोहतक डीसी भी रहे हैं। जी जी जी। तो मेरे को व्यक्तिगत वो जानते भी थे। मैं सर आप, हाँ, बोला आप कैसे? बोला मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ। अब होम सेक्रेटरी आपके साथ आर्ट वर्क कर रहा है, चंडीगढ़ का मालिक होता है वो। तो जी 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 जी। तो वो बड़े अच्छे अनुभव रहे हैं। अच्छे अनुभव रहे हैं। और अपनी कला को, यानी कि मेरा है ना हमेशा मानना है कि कुछ न कुछ समाज, अब जैसे बंसीलाल सरकार में शराबबंदी हुई, जी। तो मैंने शराबबंदी पे काम करना शुरू कर दिया। जी। तो मैंने सभी ज़िलों के लगभग उप तहसीलों के अंदर अपनी एग्जीबिशंस की, यानी कि वो जो मेरा टाइम पीरियड था जब मैं कार्टूनिंग सीख ही रहा था। जी। तो जितने जिले थे सब जिलों में आपने लगभग एग्जीबिशन किया है। एग्जीबिशन किया। बहुत बड़ी उपलब्धि सर। तो फिर जैसे आप कह रहे हैं ना कुछ अलग से पल क्षण, हाँ हाँ। तो रेड एंड वाइट ब्रेवी अवार्ड का एक विज्ञापन आया कि इस तरह से सामाजिक क्षेत्र में और आर्ट, यानी कि एक क्षेत्र और हाँ बहादुरी क्षेत्र, जी जी जी, उसमें पुरस्कृत किया जाएगा, तो आवेदन आप कीजिए। जी। तो मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेट थे, मैंने सब सर्टिफिकेट फोटोकॉपी कराए और उसमें नीचे भी लिख दिया कि भाई अब मेरे पास और पैसे नहीं है कि मैं और फोटोकॉपियाँ करा सकूँ। हाय हाय, क्या तो बात मैंने वो भेज दिया। है। तो मेरे को खूब ध्यान है कि जो पूरे उत्तर क्षेत्र में उन्होंने 5 लोगों को चुना था। जी। बड़ी छोटी उम्र में मेरे को रेड एंड वाइट ब्रेवरी अवार्ड मिला था। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है दीपक जी। ये प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, जिन जिले के लिए गौरव का विषय है। आप लाइव पेंटिंग भी आप करते हैं, तो लाइव पेंटिंग के आपके क्या क्या इवेंट, कहाँ कहाँ, किस प्रकार से आपने लाइव पेंटिंग की? लाइव पेंटिंग का कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ते समय बहुत सारे इवेंट किए, मगर जींद जैसे शहर के अंदर, जैसे 2 एग्जांपल देना चाहूँगा इसके साथ। अपनी रंगशाला है, जी,
इसके अंदर नाटक का कोई वजूद ही नहीं था, लोग नाटक नहीं देखने जाते थे, मगर कुछ नाट्यकारों के प्रयास से आज अगर इस तरह के नाट्य फेस्टिवल होते हैं तो लोग जाते हैं, बड़े अच्छे से जाते हैं। उनको नाटक समझ में आने लग गया, भिन्न क्या चीज़ है, लोग बैठ के बड़ी तसल्ली से उसको देखते हैं। तो इसी तरह से मुझे लगा कि जींद के अंदर ठीक है आप पेंटिंग नहीं कर सकते, मगर पेंटिंग और लाइव बनते समय जो आनंद आपको आएगा उसको तो आप महसूस कर सकते हो ना। कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने पब्लिक प्लेस के अंदर, जैसे हमने सबसे पहले मतदान जागरूकता अभियान पे 500 फुट का लंबा पैनल पेंट किया। क्या बात है, बहुत उम्दा। फिर हमने कोविड टाइम में एक लंबी पेंटिंग करी जी। और कोविड टाइम में तो हमने ऑन रोड आके पेंटिंग की, यानी जब कोई भी मूवमेंट नहीं थी, जब हमने गवर्नमेंट से परमिशन लेके तब हमने रोड पे पेंटिंग्स की जी। तो मेरा मानना ये है कि अपना जो आर्ट वर्क है जी उसको लोग देखें जी। भले ही वो पेंटिंग ना करते हो, मगर आर्ट किस तरह से बनता है, किस तरह से इसका मज़ा लिया जा सकता है। हमारा उद्देश्य ये है कि जींद के जितने भी चित्रकार बंधु हैं जी, वो कम से कम अपने घर से बाहर निकल कर जी इस तरह के मूवमेंट में भाग लें जी। हो सकता है कि हमारे प्रयास से कुछ संगीतकार भी इस तरह से क्या बात सोचना शुरू कर दे कि भाई हमारी संगीत विधा है, ये समाज को कोई दिशा दे सकती है। नाट्य क्षेत्र के हैं, यानी जो कथक करते हैं, यानी किसी भी, यानी कि मेरा मानना है कि जो कलाकार है जी, उस कलाकार का उस कला पे उसका हक, मैं नहीं मानता कि उस कलाकार का उस कला पे व्यक्तिगत उसका कोई हक है जी, वो समाज को समर्पित कर देने। समाज और देश जी, आप भारत के नागरिक हो, आपके पास कला है तो वो सबसे पहले आपके भारत के लिए है, फिर जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसके लिए है, फिर उस क्षेत्र के समाज के लिए है। यानी कला का शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो मार्गदर्शन करना ही कला का उद्देश्य है। क्या अब लता जी को ले लीजिए, लता जी ने इतने बेहतरीन गीत गाए जी, वो अमर हो गए जी, वो राष्ट्र के लिए सोचते थे ना जी। अब कई बार बड़ी दुखद सी पीड़ा भी होती है कि कई चित्रकार बंधुओं से बात करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे लाइव पेंटिंग है, हम कुछ आपको ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, आपका मान सम्मान कर पाएंगे जी। तो कितने भैया हमें तो पैसा चाहिए जी। यानी पैसा हो सकता है बड़ी चीज़ है, मगर पैसा सब कुछ नहीं है। क्या बात है। आपको यानी कि समाज के बीच में आके आप करोगे और जो वो आनंद मिलेगा जी, वो शायद आपको कोई 20-30 हज़ार रुपये देगा, वो आनंद उस पैसे में नहीं है जी। दीपक जी, जैसे हम भी जींद से हैं, आप भी जींद से हैं, जींद में सिर्फ एक दर्शनीय स्थल रानी तालाब ही एक दर्शनीय स्थल है। जब जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार और उनके साथ अगर आर्टिस्ट दीपक जी मिल जाएं तो इस रानी तालाब की दर्शनीय पर्यटन स्थल को हम किस प्रकार का एक स्वरूप दे सकते हैं और किस प्रकार से इसको और रमणीय बना सकते हैं, उस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। निश्चित तौर पर प्रशासन व सरकार का भी विचार दिमाग इस तरफ जाएगा और फिर आर्टिस्ट दीपक और उनकी पूरी टीम इस विषय में क्या ऐसा योगदान दे सकता है कि इसको और उम्दा बनाया जा सकता है। देखिए, खाली दीपक की बात नहीं है कि आज आप मेरे साथ बैठे हो, ठीक है, आप मुझसे बात कर रहे हो इसलिए नाम बार बार आ रहा है ये जी। मेरा मानना ये है कि जिला प्रशासन है या सरकार है, सरकार के पास भी इस तरह के विजन नहीं होते हैं जी, कि ठीक आपने एक ग्रांट इश्यू कर दी किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए, उस चीज़ के अंदर इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट लगे हुए हैं, मगर उस क्षेत्र में जो स्थानीय कलाकार हैं जी, अभी जैसे गीता जयंती का एग्जाम्पल आप ले लीजिए जी, उसमें ये कितने आर्टिस्टों की कमेटी से बात करते हैं, कोई बात ही नहीं करता। डिप्टी कमिश्नर एक स्वाभाविक रूप से एक बैठक करते हैं, जिम्मेवारियां लगा देते हैं, उसके बाद गीता जयंती किसी भी स्थिति में वो संपूर्ण हो जाती है। अगर उसमें 10 कलाकारों की एक एडवाइजरी कमेटी हो, क्या बात है, बहुत सुंदर, जो एडवाइज करे कि सर इसमें यहाँ गेट इस तरह का होगा, ये होगा, तो उसका स्वरूप कुछ निश्चित रूप से परिवर्तित होगा, अलग होगा जी। अब प्रेरणादायक रहेगा लोगों के लिए। रानी तालाब की आप बात कर रहे हैं जी। अब ठीक है, इसके लिए बहुत सारे हम भी बचपन से सुनते हैं, इसके लिए इतनी ग्रांट आ गई, इतनी ग्रांट आ गई जी, जी, जी। ये पत्थर लग गया, ये इसके चारों तरफ ये चीज़ें बन गई जी, जी, जी। मगर वो सरकार की एक प्रक्रिया के तहत चीज़ें हो रही हैं, उसके अंदर अगर जींद के स्थानीय कलाकारों की भूमिका सुनिश्चित की जाए, क्या बात है, और उनसे बिठा के पूछा जाए कि आपका विजन क्या है जी। अभी मान लो मेरे दिमाग में बहुत सारे विजन हो सकते हैं जी, जी। अब सरकार भी नहीं सुनेगी उसको जी, जिला उपायुक्त भी नहीं सुनेंगे, उनके पास इस तरह की चीज़ें सुनने के लिए समय ही नहीं होता जी, 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 जी। अब खाली मैं उनको जाके अपनी बातें बताऊं, जब तक मान लो इस तरह की कोई कमेटी हो तो उसमें अपने प्रस्ताव रखे जा सकते हैं जी, जी, जी। और फिर वो सरकार, जिसी तो एक सरकार है, बात पहुंचाने का माध्यम है जी, तो वहाँ तक बातें पहुँच सकती हैं जी। अब जैसे कि
राम मंदिर निर्माण हो रहा है। जी जी जी, अब राम मंदिर निर्माण के अंदर कलाकारों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल। उसके अंदर कलाकारों की एक एडवाइजरी कमेटी है। हमारे संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वासुदेव कामंत जी अभी जो नेपाल से पत्थर आया है, जी जो उस पर मूर्ति बनेगी, जी वो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार हैं। जी, उनकी कल्पना और उनके रेखा चित्र के आधार पर वो मूर्ति का निर्माण हो रहा है। अब उनका विजन है जी 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 किस तरह के कलाकारों की संभाल और उनका दृष्टिकोण भी राम मंदिर में कैसे डले। जी अब इस तरह के लोग बैठे होने चाहिए। सरकार के अंदर भी क्या है कि कला संस्कृति मंत्रालय किसके पास है? जी इस सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं, वो किसी भी सबके- सरकार की बात। जी। वो एक कलाकार होना चाहिए। जी, क्या बात है। बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु दीपक जी ने उठाया है कि भी कला संस्कृति मंत्रालय वो प्रदेश का हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, वहाँ अगर जब तक एक कलाकार व्यक्ति को आप नहीं बैठाएंगे तब तक उस विषय की गंभीरता को आप नहीं समझ पाएंगे। जी नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब कला संस्कृति मंत्री होता है, उसको मान लो कि आप कोई गैलरी में आर्ट वर्क दिखाने लग जाओ, वो ठीक है, फॉर्मेलिटी है, उसकी मजबूरी है, वो आ जाएगा, उसी को समझेगा ही नहीं वो, और ना वो कलाकारों की पीड़ा समझेगा। जी अभी लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे कलाकार भुखमरी के कगार पे आ गए। सरकार ने संभाल की, ठीक है की, मगर उस स्तर पे संभाल ही नहीं हुई। जी 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 भाई जब तक जिस क्षेत्र का व्यक्ति है, अब कलाकारों को मान लो कि पार्टियां इस तरह से प्रमोट करें उनको, यानी कि चुनाव क्षेत्र में लेके आए, जी 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 उनको लगता है कि हाँ ये चित्रकार है, ये मूर्तिकार है, ये नाट्यकार है, उन लोगों को मंत्रालय सौंपा जाए। क्या बात है। तो फिर मेरे ख्याल से जो आपकी बात है कि रानी तालाब में क्या हो सकता है, फिर वो मंत्री बड़े आराम से बैठ के सोच सकता है कि जींद के अंदर रानी तालाब है, जी जी और अम्बाड़ा के अंदर ये स्मारक बन रहा है, जी और भिवानी के अंदर ये हो रहा है, कुरुक्षेत्र के अंदर ये हो रहा जी। है, तो उसका विजन काम करेगा। जी एक खाली यानी कि मंत्री है, जी उसको आर्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो रानी तालाब और कलाकारों की भूमिका उसके दिमाग में कभी नहीं आ सकती। जी यही सबसे बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है। जी, निश्चित तौर पर सरकारों को, प्रशासन को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, इस विषय को विचारना चाहिए। जब तक आप इस प्रकार की कोई एडवाइजरी कमेटी नहीं बनाएंगे, सरकार का पैसा ऐसे ही लगता रहेगा, ऐसे ही उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाएगा, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की एडवाइस बनाई जानी चाहिए और इस प्रकार के उम्दा कलाकार, उस क्षेत्र के बेहतरीन कलाकारों को उसमें शामिल करके और इसको और दर्शनीय स्थल बनाया जा सकता है। दीपक जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे, जो युवा इस क्षेत्र में अपना करियर देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए आपका कोई संदेश? इस क्षेत्र में है ना अपार संभावनाएं हैं। यानी कि आप ये मान के चलो कि सुबह से लेकर शाम तक जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं सब आर्ट वर्क है। जिस कप में चाय पीते हैं वो भी किसी डिजाइनर ने डिजाइन किया, उसके बाद उसकी बहुत सारी प्रोडक्शन हुई, फिर वो हमारे बीच में आया। यानी फैशन डिजाइनिंग है, आर्किटेक्चर है, टॉय डिजाइनिंग है, फाइन आर्ट्स है, पेंटिंग्स है, मूर्तिकला है, यानी बहुत सारे क्षेत्र हैं। मगर मैं एक बात आपके चैनल से कहना चाहूँगा उन अभिभावकों को, यानी कि पेरेंट्स को ही नहीं समझ है इस बात की कि इस क्षेत्र में अगर बच्चा काम कर रहा है तो वो कल भविष्य में जाके क्या कर सकता है। जी वो उनको रोक देते हैं, वहीं स्टॉप कर देते हैं, बेटा ऐसा है, आप पेंटिंग मत करो, आप इंग्लिश पढ़ लो। जी उसको स्वतंत्रता दो ना। जी यानी कि सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सब लोग इंजीनियर नहीं बन सकते। जी यानी कि देश में अभी अच्छे लोग कैसे आगे आएंगे, यानी परफेक्शन चाहिए हर चीज़ में। यानी मैं एक अच्छा पेंटर हूँ, जी ठीक है, मैं सही से काम करूँगा। आप अच्छे पत्रकार हैं, देश के लिए सबसे बढ़िया काम करोगे। एक अच्छा इंजीनियर है, यानी कि उसकी नाप तोल और कसौटी के आधार जो वो बनना चाहता है। जी अब वो 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी, जी, उसमें वो सुसाइड कर जाता है, जी। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है। अब उसका रुझान तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में था ना, जी। पेरेंट्स को इंजीनियर बनाना चाहते थे। जी 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 अब यही बात है कि अगर उस मूवी, देखो मूवियाँ भी बहुत सारी आपको ना संदेश दे के जाती हैं, जी वो संदेश लोग ग्रहण ही नहीं करने। अब 3 इडियट्स मूवी कितने लोगों ने देखी होगी, जी पेरेंट्स ने भी देखी होगी, मगर आज भी पेरेंट्स के दिमाग में यही है, सरकारी नौकरी हो, जी बच्चा मेरा कामयाब हो जाए, डॉक्टर बन जाए। जी अरे भैया, जो व्यक्ति उस चीज़ के काबिल ही नहीं है, अगर मान लीजिए वो कल को डॉक्टर भी बन जाता है, जी तो चिकित्सा क्षेत्र में वो क्या करेगा? जी कुछ नहीं करेगा। जी जी यानी मेरा कुल मिला के ये मानना है कि जिस भी क्षेत्र में बालक जाना चाहता है, जी अभिभावक उसकी पूरी मदद करें, जी तो वो निश्चित रूप से सफलता लेकर अपने अभिभावक का नाम रोशन करेगा। जी धन्यवाद दीपक जी, आपका विशेष धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। दर्शकों, आप सबको
दीपक जी की बनाई हुई बहुत बेहतरीन सुंदर पेंटिंग्स जिसमें उन्होंने विभिन्न अपने आर्ट वर्क को दिखाया है, उन सभी झलकियों के साथ आप सबको छोड़े चलते हुए रिवॉल्यूशन इंडिया इसी प्रकार से देश व प्रदेश की विभिन्न प्रतिष्ठित हस्तियों को आप सब लोगों से रूबरू कराएगा, उनके जीवन परिचय से अवगत कराएगा और आप सबके जीवन में एक प्रेरणा के रूप में काम करेगा। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।